हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर किसी और की नहीं बल्कि डेयरडेविल की सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने डेयरडेविल की सीरीज़ को आज तक अपने चैनल के ऊपर कभी शेयर नहीं किया है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर डेयरडेविल की सीरीज़ हमारी टाइमलाइन के अंदर आ गई है और अभी अभी डेयरडेविल की ज़बरदस्त तरीके की अनाउंसमेंट भी की गई है। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोग के साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज़ को ही शेयर करूँगा, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास टाइमलाइन के अंदर ऑलरेडी डेयरडेविल की सीरीज़ आ रही है और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट शैडोलैंड के नाम से, तो इसलिए मैंने सोचा कि हमें पहले इसको कवर करना चाहिए और बॉर्न अगेन को हम बाद में कवर कर सकते हैं क्योंकि उस पूरी की पूरी टीवी सीरीज़ को आने में अभी काफ़ी टाइम बाकी है। सो गाइस, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डेयरडेविल की जो स्टोरी चल रही है, इसके कुछ पार्ट जो हैं वो डार्क रेन का हिस्सा हैं। और डार्क रेन वो है जब नॉर्मन ऑसबॉर्न हर एक चीज़ के ऊपर अपनी हुकूमत करता था और गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। तो इस पूरी की पूरी बात को आप अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप बार बार कंफ्यूज हो कि आखिरकार नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे कैसे आ गया है। लेकिन ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो मेनली डेयरडेविल की स्टोरी है क्योंकि ये इसके इशू नंबर 501 से लेके 507 तक चलने वाली है, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा स्टोरी आर्क है जिसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद यही सीधा का सीधा स्टोरी आर्क जब एंड होगा तो वो हमारे एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर जाके कनेक्ट होगा। तो जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं आपको तब जाके एक्सप्लेन करूँगा कि आगे हमारा कौन सा इवेंट आने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई भी डेयरडेविल की सीरीज़ को नहीं देखा और इस सीरीज़ को मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इन वीडियोस के ऊपर अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि मैं इनको कंटिन्यूसली बनाता रहूं। सो गाइस, दिस इज़ पी टाइगर और चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली एक चर्च के अंदर से होती है जहाँ पे फादर जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे लोगों के मरने के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी स्पीच को दे रहे होते हैं। और आज बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि 107 ब्रेव सोल्स जो हैं वो इस पूरी की पूरी दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं एक बहुत ही बड़े से अटैक के अंदर। और ये अटैक जो है बेसिकली दी हैंड, डेयरडेविल और इन सारे के सारे लोगों ने मिल के किया था। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने गॉड से यही सारे के सारे सवाल कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो ये सारी की सारी इविलनेस को दुनिया में जिंदा कैसे रहने दे सकते हैं, आखिरकार एक अच्छा आदमी कैसे खड़ा रह सकता है जब उसके सामने ये सब कुछ हो रहा हो। और तभी हम देखते हैं कि डेयरडेविल हमारा मेट में डॉग यहाँ पे ये बैठ के सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और लेकिन वहीं से डेयरडेविल के एक साथी आता है और डेयरडेविल कहता है कि ये सारी की सारी मौतें ये मेरे ऊपर हैं, इस सब के अंदर मेरी गलती है ईज़ो। तो वहीं से ईज़ो कहता है कि बस अपने आप को मारना बंद भी कर दो बच्चे, तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इस बिल्डिंग को बुलजाई ने उड़ाया है और इसमें तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो डेयरडेविल बोलता है कि एग्जैक्टली मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पे सब कुछ होता रहा और मैं हाथ पे हाथ बांधे खड़ा हुआ था। वो प्रीस्ट वहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 107 सोल जो इन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उन लोगों ने अपनी जान को ऑफर नहीं करा था बल्कि उनसे उनकी जानों को छीना गया है। और मेरे पास एक पूरी की पूरी आर्मी थी मेरे कमांड के ऊपर और मैं इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो ईज़ो बोलता है कि वो तुम्हारी आर्मी ऑफ किलर्स है, असैसिन्स हैं, डेथ कल्टिस्ट हैं, क्या तुम भूल चुके हो कि हैंड असल में है क्या चीज़? तो डेयरडेविल बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हैंड क्या है और क्या नहीं। इस वक्त पॉइंट ये है कि वो लोग मेरे कंट्रोल के अंदर है और मैं उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मैं चाहता था उस सबको रोक सकता था और ये कभी होता ही नहीं। इंस्टेंट मैंने अपनी आंखें यहाँ पे फेर ली और बुलजाए के बनाए हुए उस टैब के अंदर मैं उल्टा फंसता ही चला गया। 107 इनोसेंट सोल्स ने इस पूरी की पूरी चीज़ की कीमत को चुकाया है, वो भी सिर्फ मेरी एरोगेंस की वजह से। तो ईज़ो बोलता है कि देखो, अगर आज तुम यहाँ पे सिर्फ इसलिए मुझे बुलाने के लिए लाए थे ताकि तुम अपनी सारी की सारी गिल्ड को कबूल कर सको मेरे सामने, तो प्लीज़ मेरे पास और भी जगह हैं जहाँ पे मुझे जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, जहाँ पे लड़कियाँ और दारू वगैरह होती हैं। तो डेयरडेविल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से इतनी आसानी से अपना पीछा छुड़वा लूँगा? तो ईज़ो बोलता है कि देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जैसे ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से जीते हुए आ रहा हूँ। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम चाहे कुछ करो या ना करो, ये दुनिया अपनी बैंड बजा के ही रहेगी। तो इस पूरी की पूरी दुनिया की गलतियों का वजन अपने कंधों के ऊपर लेने की गलती करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेयरडेविल को यहाँ पे इन सारी की सारी बातों के आप पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त डेयरडेविल जो है यहाँ पे मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक अलग ही लेवल के ऊपर काम कर रहा था। उसने पूरी की पूरी हैंड ऑर्गेनाइजेशन को अपने कब्जे में ले लिया था और वो उनका एक तरह का लीडर बना हुआ था, यानी कि हैंड के सारे लोग वो डेयरडेविल की बातचीत को मान रहे थे। तो डेयरडेविल यहाँ पे इसी तरह से बोल रहा था कि मेरा काम यही था कि मैं पहले एक वकील था और कोर्ट रूम के अंदर जस्टिस पहुंचाता था, और फिर उसके अंदर मैं जब फेल हो गया तो मैं डेयरडेविल बनने का फैसला करा ताकि मैं क्राइम और इनजस्टिस को खत्म कर सकूं इन स्ट्रीट के ऊपर से। लेकिन अब इन स्ट्रीट्स के ऊपर कोई और नहीं बल्कि हैमर के लोग घूमते हैं और ये सारे के सारे कोर्ट रूम्स को नॉर्मन ऑसबॉर्न कंट्रोल करता है। फॉर गॉड से सब कुछ बिल्कुल क्रेजी होते जा रहा है, जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा होता था उसका बिल्कुल उल्टा ही होते जा रहा है। हमने बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से रूल्स के साथ खेलने की कोशिश करी लेकिन उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। लगता है कि अगर हमें इस नए खेल को खेलना है तो हमें अपने रूल्स को बदलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। तो ईज़ो बोलता है देखो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अब तुम आगे क्या कहने वाले हो, लेकिन तुम्हें ये सब करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पूरी की पूरी चीज़ से काफ़ी सेंचुरीज से लड़ते हुए आ रहा हूँ।
तो डेयरडेविल बोलता है कि दी हैंड सिर्फ एक वेपन है, एक वेपन जिसको अच्छे या बुरे काम अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक आदमी उस वेपन को उठाता है अच्छा तो उसको अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करेगा। तो वो बोलता है कि बस अपने आप को शर्मिंदा करना खत्म कर दो बच्चे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम इस बिल्डिंग से नीचे जाके कूद भी जाते हो तो बुलजाई ने जितने लोगों को मारा है वो कभी वापसी नहीं आ सकते हैं। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि आज मैं अपनी जिंदगी लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज मैं जिसकी जिंदगी लूंगा वो तुम्हारी होने वाली है। तो ईजो बोलता है कि क्या? तो डेयरडेविल बोलता है कि मुझसे जो हैंड वाले हैं वो एक सेक्रीफाइस का डिमांड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी लॉयल्टी को प्रूव करूं और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, जिसके बदले वो ये बात समझ जाएंगे कि मैं हैंड के लिए लॉयल हूं और मैं उसका लीडर बनने के काबिल हूं, वरना वो लोग कभी भी पूरे तौर से मुझे अपना कमांड संभालने नहीं देंगे। और अगले ही बार हम देखते हैं कि डेयरडेविल बेसिकली यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके के हैंड के निंजास को बुलाता है जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि उनमें से कुछ निंजास आते हैं और ईजो को यहाँ पे पकड़ते हैं और अपने साथ बेहोश करके ले जाते हैं। इसी तरह हमारी कहानी जो है नेल्सन, ब्लेक एंड मैडॉक के ऑफिस के अंदर से शिफ्ट होती है, जहाँ पे डेयरडेविल यानी कि मैट मैडॉक नेल्सन फॉगी के साथ काम किया करता था। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से न्यूज़ के अंदर ये बात छपी हुई है कि अभी कुछ टाइम पहले एक जज की जो है गर्दन को अलग कर दिया गया और साथ साथ 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया। तो नेल्सन और ब्लेक जो है वो भी बेसिकली इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सारा का सारा काम एक निंजा का लगता है, और अगर इनको किसी निंजा ने मारा तो उसका मतलब साफ है कि वो वहाँ पे डेयरडेविल के यानी कि मेट के कहने पे आए थे, क्योंकि दी हैंड के सारे निंजास इस वक्त जो है वो कोई और नहीं बल्कि वही संभाल रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली उनकी दूसरी दोस्त डकोटा नॉर्थ भी आती है, जो कि एक तरह की इन्वेस्टिगेटर है, एक तरह की जासूस है, और वो भी इस पूरे के पूरे केस के ऊपर काम कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉगी और ये बाकी के जो उसके दोस्त हैं मैट के, वो इन्हीं सारी की सारी बातों के ऊपर परेशान हो रहे हैं कि कहीं इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये जो जज मर रही हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, ये बड़ा सा धमाका हुआ है, इसके अंदर कहीं मैट मैडॉक का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फॉगी बोलता है कि देखो कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती मेरी भी है, क्योंकि मैट मैडॉक को जिस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने उसके ऊपर ब्लेम डाल के उसको यहाँ से फायर कर दिया, इस सब के अंदर मेरी ही गलती है। तो ब्लेक कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो फॉगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं से फॉगी बोलता है कि मैट मेरा सबसे पुराना और करीबी दोस्त और हमेशा से रहा ही है, और उसने मेरे लिए बहुत कुछ करा, और उसको जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उसको अपने से दूर कर दिया। शायद इसी पूरी की पूरी दूरी ने उसको आज इस कदम पे ले आया है कि वो आज ऐसे खतरनाक किस्म के कदम उठा रहा है जिसको हम सोचने में भी डर रहे हैं। लेकिन इस तरह मिड टाउन मैनहट्टन यानी कि किंग पिन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक आदमी उधर कहता है कि बॉस आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो कहता है कि हाँ टर्क, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो। जब मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क वापसी लौट कर आया था तो मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि तुम तब तक मेरे लेफ्टिनेंट बने रहोगे जब तक मुझे तुम्हारी एक सूटेबल रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाएगी। लेकिन लगता है कि अब वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे लेडी बुलजाई आती है और वो सीधा उसके गले के ऊपर एक बड़ा सा चाकू रख देती है, और वो कहता है क्या हुआ, तुम तो काफ़ी घबराए हुए लग रहे हो, परहैप्स क्या तुमने मुझसे कोई धोखाधड़ी तो नहीं करी जिस वजह से तुम इतना परेशान नजर आ रहे हो। तो वहीं से टर्क बोलता है कि क्या बॉस आप आखिरकार ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो किंगपिन बोलता है कि बस अपनी सारी की सारी बकवास को पचा के रखो, तुमने मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे करा है। तुमने डेयरडेविल को बताया कि ऑल्सले के हॉस्टेज को कहाँ पे तलाश किया जा सकता है, और डेयरडेविल अपने सारे के सारे चीज़ों के साथ वहाँ पे पहुँच गया और एक पूरे का पूरा ज़बरदस्त तरीका का अटैक करके उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन अब सबके बावजूद तुम यहाँ पे मौजूद हो। तो वहीं से टर्क बोलता है कि प्लीज़ आपको जो करना ज़रा जल्दी कीजिएगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि बस इतना भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथों पहले ही काफ़ी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, मैं अपने हिस्से के लोगों को मार चुका हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को मर्सी नहीं दे सकता हूँ। तो वहीं से लेडी बुलजाई कहती है कि मर्सी, वो भी आप। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि जाओ यहाँ से, फ़ौरन निकल जाओ मेरी नज़रों से दूर, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो और मैं तुम्हें यहाँ चीर के रख दूँ। तो टर्क बोलता है कि थैंक्स बॉस, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊँगा। तो लेडी बुलजाई कहती है कि आखिरकार आप ये कर क्या रहे हैं, आपको तो उसको जान से मार देना चाहिए था ना। अब वो स्ट्रीट्स के ऊपर जाके क्या बताएगा कि किंगपिन के अंदर से उसकी मर्दानगी ख़त्म हो गई है। तो किंगपिन बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं यही चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में इस तरह से सोचें, वो सोचें कि मैं किस तरीके से एक अनवर्दी ऑफ देयर अटेंशन हो गया हूँ, वो ये सोचें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ शहर के अंदर और मेरे ऊपर से वो अपना ध्यान हटा दें। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुम एक बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड फाइटर हो लेडी बुलजाई, लेकिन यहाँ पे भी ऐसी कुछ चीज़ें जो कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार आपको अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जंग को जीतने के लिए। आफ्टर ऑल फिस्क अपने आप को एक ओपन वारफेयर के अंदर एक्सपोज क्यों करे, जब वो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ ट्रिक्स चल के अपने ही दुश्मनों को आपस में लड़वा के ख़त्म कर सकता है, तो फिर वेपन उठाने की ज़रूरत ही क्या है। इसी तरह हम न्यूयॉर्क सिटी के किसी सीवर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि बेसिकली इस वक्त डेयरडेविल और ये सारे के सारे हैंड के जो निंजाज हैं उनका घर है। और हम देखते हैं कि वो लोग ईजो को यहाँ पे पकड़ के लाते हैं और वो कहता है तो आखिरकार तुम्हारा सारा का सारा प्लान शुरू से यही था, एक लड़का जो कि मुझे जज करेगा यहाँ खड़ा होके। मैंने स्टिक को कहा था कि अगर कोई कैपेबल है मुझे गिराने के और हैंड को गिराने के तो वो सिर्फ तुम ही हो सकते हो, लेकिन लगता है कि शायद मैंने तुम्हें समझने में कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ज़रा अपनी तरफ देखो कि तुम किस राह पे चल रहे हो। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं कौन हूँ,
लेकिन अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाते जा रही हैं। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ताकि सबका भला हो सके। तो ईज़ो बोलता है, हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे यहाँ पे तुमको सेक्रीफाइस करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ तो मेरी जान का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो डेयरडेविल बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि मैंने इसके लिए अपनी हर एक चीज़ को गिवन अप कर दिया है, हर एक चीज़ को। डू यू अंडरस्टैंड? तो वहीं से वो कहता है कि बस अब अपनी ये सारी की सारी स्पीचेस मेरे सामने मत करो और उसको बचा के रखो। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि आज तक मैंने जिस किसी की भी परवाह करी है, मैंने उसको एक टारगेट बना दिया है। मैं इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर रह रहा हूँ, अपनी सारी की सारी दुनिया अपने दोस्तों से दूर। क्या तुम इस बात को समझते हो कि ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है? और ये हैंड ही वही गुफा है जिसके अंदर मैं कैद हो चुका हूँ। लेकिन अब बहुत हो चुका है। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत क्राइम होते हुए देख लिया और उसको रोकने के लिए मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन अब ये पूरी की पूरी आर्मी जो कि मेरे कमांड के ऊपर है, वो सिर्फ एक सेक्रीफाइस मुझसे मांग रखी है, और इस सेक्रीफाइस देने के बाद वो मेरी ही बात को मानेंगे, और उसके बाद हेल किचन जो है वो सिर्फ मुझे ही जवाब देगा और किसी को नहीं। तो ईज़ो बोलता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि तुम हैंड से कभी भी वो काम नहीं करवा सकते हो जो कि तुम करना चाहते हो, और हैंड हमेशा ही अपने काम को करना जानती है। तुम चाहे उसकी बात मानो या ना मानो, लेकिन तुम ऑलरेडी उसके कंट्रोल के अंदर आ चुके हो। तो डेयरडेविल बोलता है कि इन सारी की सारी बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या चाहता और क्या नहीं। असल बात यह है कि मैं इनके काबिल हूँ या नहीं, इस बात को प्रूव करना है। तो ईज़ो बोलता है कि तुम इसको जितना भी फैंसी करने की कोशिश क्यों ना कर लो और अपने दिल को बहलाने के लिए इसको कैसे भी कहने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन दी हैंड जो है वो एक ऐसे तुम्हें रास्ते के ऊपर ले जाएगा जिसके अंदर कोई गुड इंटेंशंस नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कहाँ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से हैंड के कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि बस अब बहुत बातें हो चुकी हैं, अब यहाँ पे कोई और डिले नहीं होगा। हम यहाँ पे डिमांड करते हैं सेक्रीफाइस का, एक फाइनल टेस्ट का। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए जिएं और मरें और तुम हमें कमांड करो, तो तुम्हें एक इनोसेंट को मर्डर करना ही होगा। तो ईज़ो बोलता है, हाँ सच में मुझे आज तक लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन इनोसेंट ये पहली दफ़ा था। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि डेयरडेविल बोलता है, ईज़ो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस सब को समझना ही होगा कि मैं ये कभी भी नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि ये वर्थलेस है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम सॉरी। तो ईज़ो बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम्हें जो करना है करो, मैं सारा दिन इस तरह से लटक के खड़ा रहने वाला नहीं हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि डेयरडेविल बेसिकली वहाँ पे पलट तो एक ज़बरदस्त तरीके का पंच मारता है, और वो पंच सीधा जब ईज़ो को लगता है तो उसकी छाती से वो उड़ता हुआ वहाँ पे जाके एक दीवार से टकराता है, और अगले पल उसकी गिर के वहाँ पे मौत हो जाती है। और वहीं पे वो सारे के सारे हैंड के लोग आके चेक करते और कहते हैं, एट लॉन्ग लास्ट ईज़ो मर चुका है। और उसी तरह वहाँ से व्हाइट टाइगर और ब्लैक ट्रेंटुआ आता है और वो कहते हैं, ये हो चुका है, तुमने ये सब कर दिया हमारे लिए, वेलकम टू द हैंड लॉर्ड डेयरडेविल, लॉर्ड डेयरडेविल। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली अब जो ये सारा का सारा हैंड है, जो कि खतरनाक किस्म का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था जापान का, जो कि निंजाज और असैसिन से भरपूर था, अब उनको कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल लीड करेगा। और उसने इस बात का फैसला करा है कि वो इस पूरी की पूरी आर्मी की मदद से न्यूयॉर्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करेगा। टू बी कंटिन्यूड।